और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की ज़रूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की ज़रूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ। इंडिया के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनमें से कितनों के बच्चे हैं जो कि बाहर फॉरेन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि फॉरेन। कितने जो से उनके ऑफिसर्स हैं जिनके बाहर जजीरे हैं या बाहर जजीरे हैं। जनरल कियानी का यार $3 अरब का वो क्या कहते हैं जजीरा है, तो हमारे पास हम $3 अरब की ट्रेंच लेने के लिए IMF के मत्थे मारते फिरते हैं, यार हमें $3 अरब की ट्रेंच दे दो। हमारा कोई वहां पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है और वहां पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं। और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोग उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की, मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। जय हिंद दोस्तों। कतर देश में जो 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को मौत की सज़ा सुनाई गई थी उससे संबंधित एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। कतर देश ने अब उन 8 भारतीयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील को मान लिया है। कहने का मतलब ये है कि अब उनको जो मौत की सज़ा सुनाई गई थी उनके लिए कतर देश के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे होगा क्या, क्योंकि कतर देश में वहाँ राजा की चलती है। मोदी सरकार और भारत सरकार के दबाव में वहाँ का राजा सुप्रीम कोर्ट को कहेगा कि इसको कम कर दिया जाए, यानी कि मौत की सज़ा को ना दिया जाए या इनको छोड़ दिया जाए, और पूरी संभावना है कि यही होगा। अब ऐसा देखकर पाकिस्तानी आवाम चीख रही है कि हम तो एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम होने के बावजूद भी कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया में हमको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाती है, हमको सुनवाई का मौका क्यों नहीं दिया जाता है। यही है भारत की पावर जो हमको समझ में अब आ रही है। इसी पर ये केस को स्टडी करना चाहिए, ये केस है क्या। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है और अब मजीद जो केस है वो आगे परसू करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने इल्जाम लगाया ना बेसिकली कतर की साइड से, जो कतर की साइड है वो ये कह रहे हैं कि जो इसराइल के साथ जो थे ना ये मिले हुए थे और ये एक जासूसी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि इटली और कतर मिलके एक सबमरीन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। और वो उस जो एक कोलैबोरेशन से बन रहा है और इंडिया के साथ वो कह रहे थे कि इनके साथ को उस प्रोजेक्ट को लेके मसाइल चल रहे हैं और इस वजह से जो है वो जासूसी कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी चीजें सामने आई हैं तो वो पता चला है कि इंडिया की जो कतर एयरवेज है, जो उनकी एयरलाइन है, उसका कोई टैक्स वगैरह के मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं। इंडिया के अंदर चल रही है, खबर आई थी और इसी चीज को जरा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए या कतर ने सोचा प्रेशर डाला जाए कि जो हमारे पे इंडिया इल्जाम लगा रहा है हम इन पे इल्जाम लगा लें। यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है, इसराइल की जो सी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहा यह जाता है दुनिया में बड़ी मतलब मानी जाती है, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, क्या उन्हें भी फिर इंडिया की जरूरत पड़ गई? लेट्स सपोज अगर वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए तो इसका मतलब इसराइल को भी इंडिया की जरूरत पड़ गई जासूसी के लिए। जाहिर है, हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे ISI नंबर 1, ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मैशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी एलएनजी जो है उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। अच्छा नहीं, लेट्स सपोज एक दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ये सजाए मौत हो जाती है, जो इंडियन फॉर्मर ऑफिसर है उन्हें हो जाता है, ये जो कतर का डिसीजन है, क्योंकि कतर में ये भी चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि वहाँ पे जो अगर अदालतों का निज़ाम देखें या ओवरऑल जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बादशाही निज़ाम है वहाँ पे इस तरीके जी मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था। उनका जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे बादशाहत का निज़ाम है और वहाँ पे एज सच कोई
इतनी ज्यादा जुडिशरी जो है वो आजाद भी नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, वो डिपेंडेंट होती है उस गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है। जैसे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो है ना वो एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अदालतें आजाद ठीक हैं, है। लेकिन वहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है। वहाँ पे जो हुकूमत है उसी की लास्ट लाइन चलनी है। ठीक है। तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि कतर जो है ना उसके अपने मामला, देखिए कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है, मानी जाती है, ठीक है, अपनी लग्जरी के हिसाब से। और इंडिया के बहुत से जो ऐसे मुसाफिर हो जो वहाँ पे इस वक्त ट्रैवल करते ठीक हैं, है। अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक हो गया। ठीक है, यानी कि इस केस में अगर लेट्स सपोज कतर वक्ती तौर पे ये फैसला कर लेता है कि हम सजाए मौत देंगे, तो फिर भी नुकसान लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए रिलेशन खराब होंगे और नुकसान ज्यादा कतर को होगा। जाहिर है कतर को नुकसान होगा, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन ठीक है, है। वहाँ पे उनको हर चीज चाहिए और बाकी सारे मामले भी चाहिए, वो किसी और मुल्क से ले लेंगे। ठीक है। लेकिन इनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑयल के ऊपर। ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है। चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, जितने भी ये कंट्रीज ठीक है। हैं, इनकी ऑयल के ऊपर चल रही होती है। और इन्होंने इनके साथ डील बनाई और जो कि वो डील खराब करना कभी नहीं चाहेंगे और ना ये कभी डील खराब हो सकती है, ठीक है। इसलिए इनको वो फैसला वापस ही लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, ये तो इंडिया का और कतर का आपस का एक इशू है, मामला चल रहा है और जो ओपनली पूरे नजर आ रहा है कि भाई इंडिया इसे बहुत बेहतर तरीके से लेके चल रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे ये डिस्कस करना मेरे ख्याल से उस तरीके से नहीं बनता कि भाई इंडिया ये जंग जीतेगा, यानी ये जो सी एक कानूनी जंग है, ये इंडिया जीतेगा या कतर जीतेगा। हमारा यहाँ पे जो मेन एक कंसर्न है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देख लें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देख लें। हमारे यहाँ पे भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अगर बात करें, कितने ही सालों से वो वहाँ पे मतलब जेल में हैं और हमारे यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं, हर इलेक्शन में ये कहा जाता है, मतलब एक मोटिव रखा हुआ है कि भाई आप हमें वोट दें, हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाएंगे, ना तो वो वापस आ रही हैं। सऊदीया की जेल में जो हमारे पाकिस्तानी जितने बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, कैदी हैं, कोई किसी जुर्म में, कोई किसी जुर्म में, हम तो उन्हें नहीं छुड़वा पाते। ये बेशरम लोग, इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के स्लोगन्स रखे हुए हैं कि हमने इलेक्शन में ये स्लोगन्स लेके जाना है और आवाम से वोट लेके उसको बुद्धू बनाना है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, मेरी पाकिस्तानी कौम को बातों का बुरा लगेगा, लेकिन यार ये जाहिल अवाम को मुझे ये सिर्फ पता करना चाहिए कि ये पिछले 70 साल से ये पॉलिटिशियंस भी, और भी इन बेचारों पॉलिटिशियंस को तो मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, ये तो बेचारे पपिट हैं, पीछे जो हैंडलर्स हैं वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक इलेक्शन के तौर पे एक स्लोगन्स को लेके आते हैं और उनको अवाम में लेके आके आगे मजाक बनाते हैं। अब हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा लें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उसको कितना अरसा हो गया है, हमारी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उस स्लोगन्स के बेस के ऊपर वोट लेके यहाँ पे पावर्स में आई हैं, ठीक है। और हमारे सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, इवन कतर के अंदर जो पाकिस्तानी मजदूर जाता है वहाँ पे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं। यार इनको जरा भी ख्याल नहीं है पाकिस्तानी कौम हम का। इस्लामिक ब्रदर इस्लामिक मतलब ये है कि ये इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाले कंसेप्ट को मैं उस तरीके से नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भाई जिस कंट्री का जहाँ पे मुफाद होता है वो काम करता है, वो बात करता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज, हम यूनिटी है पूरी दुनिया में, जो 57 या OIC कंट्रीज हैं सब यूनाइटेड हैं, तो हम तो इस्लामिक कंट्रीज होके कतर की जेलों से अपने कैदी नहीं छुड़ा पा रहे। इंडिया दूसरी साइड पे जो है वो एक सेकुलर कंट्री है और हमें यहाँ पे बताया जाता है वो तो हिंदुओं का कंट्री है, तो वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इतने बेहतर तरीके से लेके नहीं। पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ रखूंगा, कोई वो हिंदू कंट्री मुझे नहीं लगता, वहाँ एक सेकुलर कंट्री है, बताया जाता हमें ये बताया जा रहा है। हमें तो और भी बहुत कुछ बताया जा रहा है जो कि हकीकत के बरक्स है। अभी भी देखिए हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा ले कि हमारे पास जो सऊदी अरब मुसलमान, ये जो हमारे मुसलमान कह लो, पाकिस्तानी कौम कह लो, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है। और भाई आपके सेकंड होम के अंदर आपके जो है वो मुल्क के जो लोग हैं, बेचारे मजदूर जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहां पे गए हूँ। पहले नंबर पे तो मुझे ये बात बताएं, आपको यहाँ पे रोजगार के मौके क्रिएट करने चाहिए। यहाँ पे जॉबलेस पीपल लोग फिर रहे हैं, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं और बाहर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जेलों के अंदर बेचारे सड़ रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का मुकदमा लड़ सकें। और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं। और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तानी मौजूद हैं। और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोग। उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की, मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस। हमारे इधर 8,000 क्या 10,000 लोग जो है पाकिस्तानी, ना सिर्फ सऊदीया, कतर, दुनिया के मुख्तलिफ जेलों में पड़े हैं, हमें उसका कोई नहीं है। हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं, हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं, मजहबी बुनियादों पर नारे लगा सकते हैं, तफरकाबाजी के ऊपर नारे लगा सकते हैं, इलेक्शन में बाउंड्री स्लोगन लेके आ सकते हैं और उनकी बेस पे आवाम को पागल बना के वोट ले सकते हैं।
और इनको शर्म आनी चाहिए यार। मेरी बात सुने, सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में ये रोना रोता हूँ, और भाई अपनी डेमोक्रेसी स्ट्रांग कर लो। जब तक आपके पास डेमोक्रेसी नहीं होगी, आपको कोई औकात नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है इंटरनेशनल दुनिया के अंदर। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अगर उनकी बात की जाए, उनके एक्सपीरियंस की बात की जाए, और इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम जो उनकी वैल्यू है, वर्थ है, उसकी बात की जाए, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम, तो जो फॉरेन मिनिस्टर है नाम भी नहीं मुझे याद क्योंकि चेंज होते रहते हैं, इससे पहले अपना बिलावल भुट्टो साहब थे, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो वर्थ है, क्या डिफरेंस क्या देखते हैं? आप मुझे ये साफ बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हर 3 से 4 साल बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होने के साथ हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी चेंज हो जाता है। मुझे ये बताएं कि एक पॉलिटिशियन जिसकी FA तालीम है, वो कैसे अपने मुल्क का मुकदमा सही तरीके से दूसरे मुल्कों में जाकर लड़ सकता है? और यार बेशरम आदमी यहाँ पे सियासी तौर पर यहाँ पे भर्तियां ना करें। आप जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी तालीम कम से कम MPhil होनी चाहिए, और उसके इधर मैं ये कहूंगा, जो बिलावल भुट्टो है वो तो पढ़ के भी फॉरेन कंट्री से आए हैं, बड़ा नॉलेज उन्हें। यार आपको उनको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं ना पता कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज क्या होती हैं, ठीक है? वो बंदा हमें चाहिए जो कि एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया हो, एक जो यंग लड़का है, जो एक्सपीरियंस हो उसके पास रिलेटेड फील्ड का। अब मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी हमारा पहले रहा फॉरेन मिनिस्टर, उससे पहले कितने फॉरेन मिनिस्टर हैं? उनकी आप तालीम का हिसाब लगा ले और उनकी ग्राउंड रियलिटीज का हिसाब लगा ले कि वो कितना लोगों को जानते थे। और डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है, उनका जो भी एक प्रॉपर सिस्टम है उसके थ्रू आया है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनका, फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका, और एक्सपीरियंस बंदा आया है। भाई देखो, आपने पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं हर पार्टीज के, लेकिन जब आप एक मुल्क का मुकदमा लड़ रहे होते हैं तो तब आपको एक कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए होता है यार। आपको ये नहीं सोचना आता कि मैं पीपल पार्टी से हूँ, मैं नून लीग से हूँ, या मैं इमरान खान की पार्टी से हूँ। आपको ये सोचना आता है मैं पाकिस्तानी हूँ, और एज ए पाकिस्तानी पूरी दुनिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। यार हम एज ए पाकिस्तानी देखे ना, हम यूथ जो हैं वो बैचलर्स की और MPhil की डिग्रियां लेके सड़कों पे घूम रहे हैं यार। हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है? और जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं यार, अब ये हिसाब लगा ले कि पाकिस्तान के अंदर लोग बाहर इतना जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस पेज के ऊपर प्रिंट होता है पासपोर्ट, वो हमारे पास पेजेस खत्म हो चुके हुए हैं, और हम जो दोबारा पेजेस मंगवा रहे हैं वो 28 दिनों के अंदर दोबारा खत्म हो जाएंगे। मतलब आप ये हिसाब लगा लें कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस सिस्टम से कितनी मायूस हो चुकी है, और वो बाहर जाना चाह रही है। और लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमें पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अगर हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है, या हमें जेलों में डाल देते हैं, या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है। और इसकी एक मिसाल मिलती है, इमरान खान ने जाके जो सऊदी क्राउन प्रिंस था उससे उसने रिक्वेस्ट की थी कि यार हमारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनको आप छोड़ दें। इस तरह के यार बंदे लेके आए। यार देखें, जो लीडर होता है ना, वो ये फैसले करता है कि यार मैंने। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तानी आवाम ये चीख कर कह रही है कि हमारे दसियों हज़ार लोग जेलों में मुस्लिम देशों के सड़ रहे हैं, उनको फांसी दे दी जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं उल्टा भारत के सिर्फ 8 भारतीय कतर देश में हैं, और सीधे उनको डील भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार कर रही है, और कतर को घुटने पे मोदी सरकार ने ले आया है। हमारे लीडर मोदी जैसे क्यों नहीं होते हैं? हमें उतना मुस्लिम देशों के बारे में जो हम चिल्लाते हैं कि ये मुस्लिम बरादर हैं, हमको वहाँ पर इतना इज्जत और सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है? तो ये है दोस्तों भारत का पावर, क्योंकि ये है नया भारत, ये है भारत सरकार की पावर, ये है 140 करोड़ लोगों की पावर।